हकीकत की तलाश करनी पड़ती है और अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। यदि आँख बंद होने से पहले खुल जाए तो ज़िंदगी सुधर जाती है। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वो कहते हैं ना कि जब तक मन भर देख ना लो संतोष नहीं मिलता, चाहे वो आपका परिवार हो या आपकी खुशियाँ, और संतोष ही जीवन है। इसलिए कहते हैं कि अपनी आँखों के साथ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। और हमारी 5 इंद्रियां यानी 5 सेंस ऑर्गन में भी आँखों को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नेत्र रोग और उसके इलाज, जिसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं महावीर नेत्रालय पटना से नेत्र रोग विशेषज्ञ और जो पर्दा रोग विशेषज्ञ भी हैं, डॉक्टर संतोष कुमार। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दूरदर्शन के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है और थैंक यू ऑल फॉर हैविंग मी हियर। तो सर, सबसे पहले आप बताएं कि आजकल बच्चों में आँखों की रोशनी की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, इसके बारे में बताएं सर। जी, ऐसा है कि आजकल के दौर में जब सारे चीज़ें ही ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गई है और लोग जो प्रारंभिक जो पहले जो होता था कि किताबों से आदमी शिक्षा ग्रहण करता था, आजकल उससे हटकर लोग स्क्रीन पे और ऑनलाइन चले गए हैं। उसकी वजह से स्क्रीन से निकलने वाला एक यूवी रेज जो होता है वो, प्लस बच्चों को नज़दीक देखने में जो हाइपर अकोमोडेट करना पड़ता है नज़दीक देखने की वजह से, उससे आँखों में एक थकान होती है और बच्चों में ड्राइनेस की समस्या होने लगती है, जिसको हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। जी, तो समस्या यही है। तो सर, इसका इलाज क्या और इससे क्या पहले हानि है ये बता दें बच्चों को। इसको पहले सबसे बड़ी ये बात है कि उसको पहचाना कैसे जाए। जी, उसमें ये होता है कि आँखों से पानी आने की समस्या, बार बार खुजली होने की समस्या, ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी आँख लाल होती है। ऐसे में सबसे पहला है कि बच्चों को ये सिखाया जाए, एक बड़े स्केल पे आई थिंक ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है जी, कि बच्चे पहले तो ये है कि हर 20 मिनट पे 20 सेकेंड एटलीस्ट आँखों को या तो बंद करें, नहीं तो नज़दीक छोड़कर और थोड़ा दूर की चीज़ों पे फोकस करें, जिसको हम लोग कई बार 20-20 रूल भी बोलते हैं। और साथ ही साथ आप डॉक्टर से भी ज़रूर इसका परामर्श लें। कई बार हो सकता है कि अगर ड्राइनेस की समस्या ज़्यादा सीवियर हो तो हमको आर्टिफिशियल टीयर भी देने की ज़रूरत होती है जी। तो इससे हम लोग आजकल ओपीडी में काफ़ी मुझे मरीज़ हम लोगों को मिल रहे हैं और हम लोग ये सबको बताते ही रहते हैं जी। तो सर, आँखों की रोशनी की बात करें तो ये बच्चों और बुज़ुर्गों दोनों में ये समस्याएं आम बात है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों का समस्या एक जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। बच्चों में जैसा कि मैंने बोला कि ज़्यादातर स्क्रीन पे देखना या नज़दीक की चीज़ों पे फोकस करना, उसकी वजह से वो समस्या हो रहा है। या कई बार मायोपिया की समस्या होती है, जिसमें कि निकट दृष्टि उनको क्लियर होता है लेकिन दूर का दृष्टि में उनको दिक्कत है। लेकिन जैसे ही आप 45 ईयर्स 45 साल की एज पे पहुंचते हैं, 40 ईयर्स क्रॉस करते हैं, तो उसमें फिर आपको नज़दीक देखने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो एक चीज़ है। और बढ़ती उम्र के साथ आपको रेटिना की भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, तो उसमें फिर आपको रेटिना चिकित्सक से दिखाने की ज़रूरत है। फिर ज़्यादा उम्र में मोतियाबिंद होने का भी ज़्यादा ही परसेंटेज बढ़ जाता है, तो मोतियाबिंद भी इलाज कराने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से बच्चों और बुजुर्गों में बीमारी का स्पेक्ट्रम दोनों का अलग अलग है। सर, आपने मोतियाबिंद की बात की। सर, मोतियाबिंद किस एज में ज़्यादा पाया जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये थोड़ा वेरिएबल है, लेकिन जैसे ही आप 50 ईयर्स को क्रॉस करें तो आम तौर पे मोतियाबिंद कुछ ग्रेड में आना शुरू हो जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि यंग एज में भी, जैसे कि ट्रॉमा किसी को हो जाए, इंजरी हो जाए, तो हम लोग उसको ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट बोलते हैं जी। तो वो भी हो सकता है। कई बार कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट होता है, बच्चों में भी कैटरेक्ट हो सकता है। लेकिन जो सामान्यतः अगर 50 प्लस अगर एज हो और उसमें देखने में किसी तरीके की दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर से दिखलाएं। तो सर, उसका इलाज कैसे किया जाता है?
अगर आप मोतियाबिंद के बारे में पूछ रही हैं तो उसका मुख्यतः जो इलाज है, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर देखेंगे कि ये चश्मा से करेक्ट हो रहा है कि नहीं जी। तो क्या ये सच में मोतियाबिंद ही है जो रोशनी को इतना घटाया है। तो उसमें ऐसा है कि हम लोग चश्मा का पावर देकर देखते हैं जी। कि रोशनी इम्प्रूव होता है कि नहीं। अगर रोशनी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, 6/6 जो कि हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, अगर वो नहीं आ रहा है तब फिर जाकर हम लोग प्यूपिल को डायलेट करके यानी कि पुतली को फैलाकर और पीछे का चीज़ों को, लेंस को, कॉर्निया को और रेटिना को देखते हैं कि आखिर कारण क्या है। तब इस तरीके से हम लोग जांच करते हैं। जी सर, रेटिना की बात की सर आपने, और रेटिना के आप स्पेशलिस्ट भी हैं हमें पता चला। जी जी। तो सर जैसे हमने देखा है कि रेटिना में जब खतरा हो आँखों में, तो एक आम व्यक्ति, उसके क्या लक्षण होते हैं कि आम व्यक्ति ये पता कर सके कि अब उसे इलाज की ज़रूरत है। ऐसा है कि लक्षण अधिकांश आँख की बीमारियों के एक जैसे ही हैं। जैसे कि सारे टिश्यूज को, आँख के सारे टिश्यूज को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, पारदर्शी, जिससे होकर किरणें जाती हैं और फाइनली रेटिना यानी कि पर्दा पर आकर तस्वीर बनता है। इस बीच में कहीं भी अगर अवरोध उत्पन्न हो, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो आप उसको ब्लरिंग विजन के रूप में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि रोशनी मेरा घटने लगा है, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन खासकर अगर रेटिना की बीमारियां बोला जाए तो एक तो एज फैक्टर है जी, एक एज फैक्टर है, और प्लस आप ऐसा देखेंगे कि कई बार आपको डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज मिल रहा है, जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा तस्वीर बन रहा है, स्ट्रेट होने के बजाय थोड़ा तिरछा दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, प्लस धुंधलापन अचानक आ रहा है। जैसे अगर वो मोतियाबिंद है तो वो ग्रेजुअल होगी, वो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वो रेटिनल डिजीज है जी, तो ज़्यादातर डिजीज में इसमें आप देखेंगे कि अचानक बीमारी आता है। अगर अचानक इस तरीके का कभी कोई विजन लॉस हो रहा है तो आपको ज़रूर से रेटिना विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। फिर एक इलाबोरेटेड टेस्ट होता है। सर, हम मौसम की बात करें तो वर्षा ऋतु आ चुका है, बरसात का मौसम आ चुका है, तो इसमें हमारी आँखों को किन चीज़ों से खतरा है, क्या क्या बीमारी हो सकती है जिससे हमें सजग और सचेत रहना चाहिए? जी, पहली बात है कि ये जो सीजनल डिजीजेज हैं जी, उसमें आप पहला देखेंगे कि एलर्जी की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंसेक्ट वगैरह का पॉपुलेशन अभी काफ़ी अपसर्ज पे होता है जी। तो ऐसे में आप देखेंगे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस खासकर बच्चों में बहुत कॉमन हो जाता है। तो उससे आपको एक तो है कि इन कीड़े मकोड़ों से बचकर रहने की ज़रूरत है, और अगर इस तरीके का कुछ आँख लाल हो या सुबह सुबह उठने से अगर आँख आपका सट जाता हो, आप देखें कि स्टिकीनेस है, आँख खोलने में दिक्कत हो रही है, आँखों से ज़्यादा कीचड़ निकल रहा है, तो ऐसे में आपको फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो सर, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं सर जिनकी डिलीवरी समय से पहले हो जाती है, जिनका जन्म समय से पहले हो जाता है, उनमें आँखों की समस्या बहुत देखी जा रही है, बहुत ही शिकायतें आ रही हैं, रेटिना से रिलेटेड आ रही हैं। सर, उसके बारे में बताएं, उन माँओं को बताएं जिनके बच्चे समय से पहले जन्म ले चुके हैं। जी, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन की सराहना करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। इस विषय पे बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि होता यह है कि ऐसे प्री मैच्योर बेबीज जी, जो जनरली जिनका जन्म के समय वजन या तो 2 किलोग्राम से कम हो या नहीं तो जो 34 वीक्स के पहले पैदा हो गए हैं, ऐसे सारे बच्चों को रेटिना विशेषज्ञ से स्क्रीनिंग कराना चाहिए, क्योंकि और स्क्रीनिंग कराने का जो उम्र है वह 1 महीना है जी। 1 महीने की उम्र तक ही बच्चों को रेटिना का स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए, क्योंकि वैसे बच्चों में आप देखेंगे कि आमतौर पर इनके शरीर का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। वैसे ही रेटिना का भी विकास पूर्ण रूप से ऐसे प्री मैच्योर बेबीज में नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कि इनके रेटिना में जो वेसल्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, जिसको कि हम लोग रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी ROP बोलते हैं जी। ऐसे बच्चों को समय पे स्क्रीनिंग करा लेना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे आपको कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं बड़ों की तरह कि मुझे ये समस्या है। जब तक बच्चों पे आप ध्यान गौर फरमाएंगे कि बच्चा मेरा टीवी सपोज एकदम नज़दीक जाकर देखता है या ऐसा कोई लक्षण है, जब तक देर हो चुका होता है, बहुत देर हो चुका होता है, और ऐसे में कॉम्प्लिकेशन ही आप पाएंगे, देखेंगे कि बच्चों में ब्लाइंडनेस ऐसे में हो जाता है, पहले ज़्यादा ही होता था। मुझे खुशी है कि इस पे काफ़ी जागरूकता आया है। सर, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन माँओं को जिनके बच्चे समय से पहले जन्म ले चुके हैं, ताकि वो अभी से सतर्क रह सके अपने बच्चों को लेके? जी ज़रूर।
ऐसा है कि मुझे पहली तो खुशी है कि इस पे काफ़ी जागरूकता आया है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में ये बीमारी है उस प्रोपोर्शन में नहीं आया है। ऐसे में जिनके भी बच्चे प्री मैच्योर हैं जी 4-5 क्राइटेरियाज हैं जिनको मैं यहाँ बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर। पहला बात यह है कि जिनके बच्चे 30 वीक्स के पहले पैदा हो गए हैं, 34 वीक्स सॉरी, 2 किलोग्राम से कम जिनके जन्म के समय बच्चों का वजन है, जिनको ऑक्सीजन थेरेपी चला हो कम से कम 48 आवर्स भी, जो वेंटिलेटर पे गए हैं पैदा लेते के साथ ही, वैसे बच्चे बहुत हाई रिस्क में हैं और ऐसे बच्चों में रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों को तो ज़रूर ही कम से कम 3 वीक्स से 4 वीक्स के बीच में रेटिना स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। और वैसे में अगर सही समय पे ये बीमारी डायग्नोज कर लिया गया तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर उसमें देरी की गई जी अगर वो देर से डायग्नोज हुआ तो फिर उससे पर्दा रेटिनल डिटैचमेंट जो होता है उसमें प्रोग्नोसिस काफ़ी ख़राब है और उसमें रोशनी आने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए मैं सारी माँओं को बोलना चाहूँगा जी कि आप लोग इस चीज़ के प्रति सतर्क रहें और अपने पीडियाट्रिशियन से शिशु रोग विशेषज्ञ से भी ज़रूर बोलें जी। और वो अगर आपको बोलते हैं तो उन बातों को अहमियत दें। तो सर इन जांचों की सुविधा है बिल्कुल आज, है। या आप पटना से बाहर जाने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल है। मैं खुद ही कई हॉस्पिटल्स में जाता हूँ और जी। आरोपी के स्क्रीनिंग करता हूँ जी और उसमें सिस्टर्स भी जो हमारा असिस्ट करती हैं जी वो भी, उन लोगों को भी अच्छी ट्रेनिंग है कि वो कब तक मतलब कितने कितने देर पे ड्रॉप दिया जाता दिया है जाए। और जब हम लोग ड्रॉप देते हैं तो उस समय बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा देर के लिए रोका जाता है जी। 1 आवर के लिए। जी तो ये सारी चीज़ें पटना में हो रही हैं और मुझे खुशी है कि इस जगह पे हो रही है, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है उन माँओं को भी कि अपने बच्चों के प्रति अभी से आप सतर्क रहें और इलाज करवाएं जिसकी सुविधा है यहाँ पे। डॉक्टर साहब हम बात करें आँखों का पीलापन होना, इसमें खुजली होना या पानी आना, उसका कारण क्या है? देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे में ड्राई आई की समस्या होती है और ड्राई आई हम बोलते हैं कि आँखों में पानी का कमी होना, जिसको कि ड्राई आई बोलते हैं। जी जितना दिखता है उससे भी कई गुना ज़्यादा समाज में एग्जिस्ट कर रहा है। अधिकांश लोगों को, आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि वो कंप्लेन करेंगे कि आंखों में पानी ज़्यादा आ रहा है या कभी कभी लाल हो जाता है या कभी कभी देखते देखते धुंधलापन होता है फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। ऐसे में टीयर फिल्म जो है आपका अप्रोप्रिएट नहीं बन रहा है, जो कि जब भी आपका टीयर फिल्म कॉर्निया के ऊपर नहीं है तो आप देखते हैं कि ब्लरिंग है और जब वो थोड़ा स्प्रेड हो गया तो ठीक मालूम पड़ता है। तो ऐसे में ऐसे सारे लोगों के लिए ही मैंने भी कुछ देर पहले बोला था 20-20 रूल, जिसमें आप हमेशा पहला तो ब्लिंकिंग ज़्यादा करें, स्क्रीन को थोड़ा अवॉइड करें जितना हो सके, जो कि आजकल बहुत ही मुश्किल है, मैं ये बात मानता हूँ। और टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं तो लोग वर्चुअली या फ़ोन ये सब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जी स्क्रीन्स। जी, यही ये समस्या की जड़ है। जी और ऐसे में आप कम से कम ये कर सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई भी मोबाइल पे कर रहे हो या बहुत नज़दीक रह के लैपटॉप पे कर रहे हो जी तो बीच बीच में अगर आप सोच रहे हो तो थोड़े आंख बंद करके सोच सकते हैं। अगर आप बीच बीच में चाहें तो फोकस को चेंज कर सकते हैं, आप लैपटॉप से हटाकर सामने की दीवार पे देखें या विंडो के बाहर देखें, आँखों को आराम मिले। जी ऐसे करके, और ब्लिंकिंग रेट बढ़ाएं। और इससे भी अगर आपको ठीक नहीं लगे तो फिर आपको चिकित्सक की परामर्श लेनी चाहिए। सर आपने कहा ब्लिंकिंग बढ़ाएं, जी तो सर इस ब्लिंकिंग बढ़ाने से क्या होगा? जी, ब्लिंकिंग में ऐसा होता है कि आँखों में जो टीयर फिल्म बन रहा है, जी सामान्यतः पहले के पूर्वज हमारे क्या करते थे कि जनरली काफ़ी रेस्टफुल रहते थे। ऐसे में आँख सामान्यतः 12 से 15 बार अपने आप ही 1 मिनट में वो ब्लिंक कर लेता है और जो टीयर फिल्म है आँखों में वो स्प्रेड हो जाता है ब्लिंकिंग की वजह से। लेकिन जब आप नज़दीक के चीज़ों पर लगातार देखते हैं नज़रें गड़ा कर, जी तो उसमें होता क्या है कि आपकी ब्लिंकिंग रेट घट जाती है। ऐसे में इसलिए आपको फिर कॉन्शियसली अवेयर होके और ब्लिंकिंग रेट को बढ़ाना पड़ेगा। जी सर, हम बात करें अभी डायबिटीज़ की, ठीक है, या ब्लड प्रेशर की, तो उनसे आँखों को क्या खतरा है? मधुमेह से आँखों को क्या खतरा है? जी, ऐसा है कि आँखों को बोला जाता है कि आई इज़ द मिरर ऑफ द बॉडी, क्योंकि आँखों में जो ब्लड वेसल्स हैं जी वो कहीं ना कहीं बाकी के जो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उसको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है।
और आप यहाँ पे एक कॉर्निया के थ्रू, एक ट्रांसपेरेंट मीडिया के थ्रू देख पाते हैं। बाकी जगहों पे ब्लड वेसल में जो चेंज हो रहा है वो जब तक लक्षण नहीं आए तब तक आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो प्यूपिल डायलेट करके आप रेटिना के ब्लड वेसल को देखते हैं। इसीलिए कोई ऐसी सिस्टेमिक बीमारी जैसे कि मधुमेह हो या ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्या हो जी, तो उसमें कुछ धमनियों में, कुछ ब्लड वेसल्स में कुछ चेंजेज होता है जो रेटिना विशेषज्ञ उसको पकड़ पाते हैं। जैसे कि डॉट, हैमरेजेज, कुछ ब्लीडिंग स्पॉट्स आपको दिख जाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में, जो कि बाकी के ब्लड वेसल में भी ये समस्या है, लेकिन जब आँखों में वो ब्लड वेसल में समस्या हुई तो आप क्लियर कट ही देख पाते हैं। और ऐसे में कभी कभार ऐसा होता है कि ओपीडी में आँखों में आए हैं वो आई के ओपीडी में, और हम लोग फिर उनको जनरल फिजिशियन के पास भेजते हैं कि आप जाके डायबिटीज़ की भी चिकित्सा कराएं। और वाइसे वर्षा कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो फिजिशियन के पास गए हैं, डायबिटिक हैं, तो और वो हमारे पास भेजते हैं। तो ये एक इंटरैक्टिव फील्ड है, एक दूसरे पे जुड़ा हुआ फील्ड है। जी सर, तो मतलब कह सकते हैं कि अगर आपका डायबिटीज़ है तो एक बार आपको आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। जी ज़रूर। डायबिटीज़ में भी मैं यहाँ पे आपको जस्ट रोक रहा हूँ। जी बिल्कुल। कि डायबिटीज़ भी दो तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। जी। तो टाइप 1 जो है सामान्यतः यंगर पेशेंट्स में होता है, यंगर पीपल में होता है। तो वो ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ के 5 इयर्स के बाद अपनी आँखों को दिखा सकते हैं। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि सामान्यतः एक ओबीज पेशेंट्स और एल्डरली पेशेंट्स में होता है, उम्रदराज लोगों में, ऐसे लोगों को जैसे ही डायबिटीज़ डायग्नोज होता है उनको रेटिना दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। सर, हम आँखों की खुजली की बात कर रहे थे, तो उसमें कई बार पलक जो है वो झड़ने, वो गिरने लगता है, या डैंड्रफ, रूसियाँ उसमें देखी जाती है। सर, इसका कारण क्या है? जी, 2-3 चीज़ें हैं। उसमें पहला है कि पर्सनल हाइजीन की ज़रूरत है, बहुत ही उसको क्लीनलीनेस की ज़रूरत है। दूसरा जो ड्राई आइज़ है उसमें भी वो चीज़ें होती है, और कभी कभार उसमें कुछ इन्फेक्शन भी होता है, जिसको कि हम लोग जब देखते हैं कि आई लैसेज में अगर कुछ ऐसा समस्या है, कुछ डैंड्रफ की समस्या है, कभी कभार आपको हमारा ग्लैंड्स होता है वहाँ पे, मेबोमियन ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वो ग्लैंड कभी कभार ब्लॉक्ड हो जाता है। तो ब्लॉक्ड हो जाने से आप देखेंगे कि तमाम तरह की चीज़ें हैं वहाँ, आपको ड्राइनेस की समस्या है, तो उसमें हम लोग फिर उसको आईलिड को मसाज करने बोलते हैं, और उसको प्रॉपरली सोने से पहले शैम्पू से वॉश करके और कुछ स्टेरॉयड ऑइंटमेंट वगैरह देने की उनको सलाह देते हैं। जी सर। तो सर, हम आँखों की बात कर रहे थे कि पुतली का पतला होना, या बार बार होता है कि चश्मे का जो पावर है बदलवाना पड़ता है बार बार, वो स्टेबल या मतलब स्थिरता नहीं रहती है उसमें। मतलब मरीज़ आ रहे हैं 2 साल बाद फिर, या 1 साल बाद फिर जा रहे हैं, तो फिर जो आपके पावर है, ग्लासेस के पावर है, वो चेंज करवाने पड़ रहे हैं। वो स्थिरता क्यों नहीं रहती है सर? इसके 2 कारण हैं। पहली बात है कि एक तो उम्र के चलते ऐसा होता है कि सामान्यतः 20 साल के उम्र तक जब आपके शरीर का विकास हो रहा होता है, तो उसी समय आपके आईबॉल का भी ग्रोथ होता है। जी। तो जब तक आईबॉल का ग्रोथ होगा तब तक वो पावर चेंज होगी, हल्का फुल्का पावर चेंज होता जाएगा 20 साल के उम्र तक। तो वो आपको देखना होगा। हाँ, अगर वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है तो फिर हम लोग उसको हॉल्ट करने के लिए भी कुछ ड्रॉप्स देते हैं जी, जो स्टडीज बताता है कि उसमें थोड़ा उसके प्रोग्रेशन को स्लो करता है। और जहाँ तक बात है कि ज़्यादा उम्र में अगर एल्डरली पेशेंट्स में देखें तो कई बार डायबिटीज़ इसका कारण हो सकता है। मधुमेह बीमारी में बोलते हैं कि शुगर के फ्लक्चुएशन के साथ चूँकि लेंसेज में भी कहीं ना कहीं सॉर्बिटॉल नाम का एक केमिकल होता है जो कि वाटर को होल्ड कर सकता है, तो शुगर के फ्लक्चुएशन के साथ आँखों का पावर भी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो हम लोग वो जनरली परामर्श देते हैं कि जब शुगर एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाए तभी आप आँखों का पावर की जांच कराएं। तो सर, कह सकते जो आपने 2 केसेस बताएं, एक 20 साल की उम्र तक, एक डायबिटीज़ बढ़ती उम्र के साथ, तो दोनों के सबसे ज़्यादा केसेस किस उम्र में आते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, पावर बदलना चश्मे का? पहली बात है कि सामान्यतः हम लोग ओपीडी में ये देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल गोइंग एज के जो आते हैं उनमें ज़्यादा है। हाँ, लेकिन वो सामान्यतः थोड़ी देर से आते हैं जब उनको आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से भी आई स्पेशलिस्ट लोगों की तरफ से भी समहाउ ये होना चाहिए कि स्कूलों में जाकर और रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम करें बच्चों की। जी। क्योंकि बच्चे यूजुअली सपोज अगर एक आँख में खासकर अगर कोई दिक्कत हो तब तो और भी ये पकड़ना मुश्किल है कि आँखों में कुछ ब्लरिंग हो रही है, क्योंकि दूसरा आँख उसको कॉम्पेंसेट कर लेता है। जी। तो ऐसे में उसका स्क्रीनिंग ज़रूरी है, बच्चों में स्कूल में जाकर देखना चाहिए।
और अगर जिस उम्र में भी अगर लगे कि नहीं बच्चे में नॉर्मल विजन नहीं है और चश्मा से वो करेक्ट हो सकता है, यानी कि वो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, तो हमको तेज़ी से उस पर काम करना चाहिए, उसको चश्मा दे के करेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस भी उम्र में वो डायग्नोज हो उसी उम्र में वो इम्पॉर्टेंट है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूलों में या कॉलेजेस में ये कैंप लगाना चाहिए जी जरूर। आई केयर का आँखों के लिए, ताकि बच्चे जो हैं पहले से ही हमें पता चल सके कि बच्चों में ये बीमारी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक आँख अगर ख़राब है तो दूसरे आँख से कंपनसेट हो रहा है, तो इस चीज़ के प्रति हमें सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। सर हम बात करें बढ़ती उम्र की, तो लोगों को ऐसा लगता है सर कि मेरा उम्र 60 का होगा तब हम बूढ़े हैं, अभी तो हम जवान हैं सर, ऐसा फीलिंग। अच्छी बात भी है। तो सर इसमें क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियां आँखों की आती हैं, जिनके प्रति हमें सजग सचेत रहना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो लोग इस बात को लेकर बहुत अलर्ट नहीं है अभी जी। तो जिन्हें मतलब बढ़ती उम्र के साथ कैसी बीमारियां आँखों की आ सकती हैं जिन्हें लेकर उन्हें अलर्ट रहना चाहिए? पहली बात है कि किसी भी उम्र में मैं बोलूँगा कि आई स्क्रीनिंग की ज़रूरत आपको है। एक बार आप ज़रूर क्लिनिक में जाएं और दिखवाएं। अगर हाँ आपका विजन 6/6 है, नॉर्मल है, तो अच्छी बात है जी। लेकिन अगर कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो जितनी जल्दी जितनी अर्ली डायग्नोज है उतनी अच्छी बात है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि एल्डरली एज ग्रुप में, तो उसमें मैं बोलूँगा कि जैसे ही आपको लगे कि आपका सामान्य दिनचर्या का चीज़ों में अगर आपको डिस्टर्बेंस होने लगे, जैसे कि और ये अलग अलग है, अलग अलग पेशा में अलग अलग होता है। हाँ जी बताइए। जैसे कि एक खेतों में काम करने वाली महिला के लिए अगर हल्का विजन लॉस हो तो वो उसको नेग्लेक्ट कर सकती है, उसको खास तरजीह नहीं देगी। लेकिन अगर एक शिक्षिका हो जिनका काम ही पठन पाठन वाला है, तो उसका ज़रा सा भी विजन का हल्का सा भी डिस्टर्बेंस जो है उनके लिए उनको क्लिनिक पे पहुंचाता है। तो पहली बात है कि आपको अपने दिनचर्या में अगर समस्या आए, आपको लगे कि आँखों से मुझे उतनी नहीं दिख रही जितनी पहले दिखती थी, तब आपको तुरंत से दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये प्रिवेंटेबल होता है। आपको हो सकता है कि एक चश्मा मिले और आप अच्छा देखने लगें, और कई बार ये हो सकता है कि कोई गंभीर बीमारी हो जैसे कि काला मोतिया हो या मोतियाबिंद हो और उसको बहुत टाइमली डायग्नोज कर लिया गया। और किसी भी चीज़ में टाइमली डायग्नोसिस का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप बीमारी को पहले ही उसको रोक सकते हैं और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जी जरूर उसका क्योर। तो जो दर्शक को मैं बताना चाहूँगी कि जो बीमारी है उसको टाले नहीं, उसको इग्नोर नहीं करें कि हम बाद में दिखाएंगे। उसको लेकर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और जांच कराएं, ताकि वो और बढ़ने से पहले हम डॉक्टर उसे रोक सकें। तो डॉक्टर साहब हम बात करें अगर कलर ब्लाइंडनेस की, जी, वो भी बहुत अब कहूँगी कि ये भी आम बीमारियों के साथ ही बढ़ते जा रहा है आज के दौर में। तो इसका कारण सर बताएं। देखिए कई बार ये कॉन्जेनाइटल होता है जी, और ये अगर देखा जाए एक पॉपुलेशन में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। कई बार इसको लोग जान नहीं पाते हैं, या जब आपको किसी चीज़ में फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है, जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास और आपको कलर विजन टेस्ट होता है, तब वो दिखता है। तो कलर विजन जनरली ये कॉन्जेनाइटल है। लेकिन अगर कुछ सडन कलर विजन का आप नोटिस करते हैं कि पहले आप किसी रंग को इंटरप्रेट कर पाते थे और अभी नहीं कर पा रहे, तो कई बार वो ऑप्टिक नर्व जो कि नस है आँखों का, उससे संबंधित होता है। या रेटिना का भी किसी बीमारी में अगर रेटिना भी इन्वॉल्व हो तो उसमें भी आपको कलर विजन में डिफेक्ट आने लगता है। यानी ये भी एक सिग्नल है कि या तो ऑप्टिक नर्व नहीं तो रेटिना में कुछ समस्या है और आपको फिर दिखाना चाहिए। तो सर इसका इलाज फिर उसके अनुसार किया जाता है? जी, उसका इलाज डायग्नोसिस के अनुसार किया जाएगा। जैसे अगर कॉन्जेनाइटल है तो उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको उसके अनुसार काउंसलिंग करेंगे कि आप कैसे चीज़ों या कैसे कॉन्ट्रास्ट मीडियम के साथ काम करें तो आपके लिए बेहतर है। और अगर ऑप्टिक नर्व का हो, कई बार ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, आँखों की नसों में सूजन आ जाता है, तो उसका इलाज संभव है। उसको हम लोग फिर भर्ती करके कुछ दिनों के लिए कुछ इंजेक्शन चलाते हैं और फिर टैबलेट पे रखते हैं। हम लोगों ने काफ़ी केसेस में देखा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होता है और पेशेंट नॉर्मल के करीब पहुंच जाता है। या रेटिनल अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी इलाज है। ये डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। जी सर, खान पान और लाइफस्टाइल को लेकर आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि वो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएं और खान पान के प्रति कैसे अपने आँखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या ध्यान रख सके अपने खान पान के प्रति? जी,
सबसे पहली बात है कि आँख भी शरीर का एक भाग है जी और एक महत्वपूर्ण भाग है। जी तो इसके लिए आपको जनरल बॉडी को ही हेल्दी रखना होगा। अगर आप ठीक से रेस्ट करें, अगर आप हर दिन अपने दिनचर्या में योगा को शामिल कर सकें, जी अगर आप खान पान अच्छा रखें, थोड़े फास्ट फूड से दूरी बनाए रखें, थोड़े नेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़ें जो हमारे पूर्वज कभी जीते थे, इस देश की जो परंपरा रही है, जो संस्कृति रही है, जी अगर आप उसके तरफ जाएं तो आप स्वस्थ रहेंगे और आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। और आँखों के लिए जहाँ तक बात है, जो विटामिन जो इम्पोर्टेंट होता है वो विटामिन ए होता है, जी जी जो कि विटामिन ए रिच फूड से आपको मिलता है, जैसे कि मछली हो गया या फिर गाजर हो गया जी। या फिर स्प्राउटेड सीड्स हो गया, जी। ये सब आप ले सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आज नेत्र से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा और काफ़ी आपके सवालों के जवाब भी मिले होंगे। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें डीडी बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। नमस्कार।